गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ठीक हो? ओके। तो अभी हमारा चला है थर्ड वीक जुलाई का, तो उसी की कुछ न्यूज़ बच गई थी, उससे हम आज करेंगे कंप्लीट। और आप आज आपका जुलाई मंथ का थर्ड वीक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 6 to 7 क्वेश्चन हमने पढ़े थे इसके, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फॉर्म मीटिंग का। तो इसकी थीम क्या रही थी आपकी? वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी, बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। तो 2024 में जो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फॉर्म हुआ, उसकी मीटिंग हुई भी कहाँ पे थी? इंडिया के ही अंदर हुई थी, न्यू दिल्ली में। और उसकी थीम भी रही आपकी कि जो 21st सेंचुरी चली हुई है, उसमें आपने क्या करना है, जो यूथ है उनको क्या करना है, आपने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। और उसके साथ ही आपका जो 50 यंग प्रोफेशनल्स थे अक्रॉस द ग्लोब, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और न्यू दिल्ली होस्ट करने जा रही थी आपकी अभी लास्ट ईयर जुलाई के मंथ में। हमने 46 सेशन जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग का है वो होस्ट किया, फर्स्ट टाइम किया है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा सेशन है ये? 46 सेशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, व्हाट इज द थीम फॉर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो इसकी थीम रही थी कि मंडेला जी बोल रहे हैं अभी भी ये आपके हाथ में है कि कैसे आपने पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कैसे करना है, आपने कॉम्बैट करना है, कैसे हराना है। तो उन्होंने भी 67 ईयर दिए थे साउथ अफ्रीका में लोगों के राइट्स के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि अभी भी ये आप ही के हाथ में क्या है, कैसे आप गरीबी और इनइक्वालिटी को ख़त्म करते हो। 18 जुलाई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। तो आप ऐसा याद रख सकते हो, जब 18 ईयर में जैसे ही लोगों को राइट मिलता जाता है ना, मैंने पढ़ा था कि एडवर्ड समझने लग पड़ते हैं वो अपने आप को, जैसे उनको 18 साल के वो होते हैं। तो मंडेला जी तो 18 साल की एज में क्या कर रहे थे, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे इतनी छोटी एज पे। तो बस इसीलिए हम 18 जुलाई को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला था और 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, जो कि इन्होंने ज्वाइंटली साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, FW डे क्लार्क, उनके साथ शेयर किया था। और नेक्स्ट ईयर ही फिर ये आपके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुने गए थे। और इन्हें गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं। उत्तराखंड की फर्स्ट वर्ड गैलरी वो कहाँ पे, कौन से शहर में उन्होंने स्थापित की? तो ये था आपका देहरादून। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था, और ये थी आपकी वर्ड गैलरी। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमने किया था कि कौन सी रिवर है जो नेशनल वाटरवे 101 का पार्ट है। तो वो हमने देखा था तीजू रिवर थी, उसमें ऊपर से आके एक जुमकी रिवर भी मिल रही थी और नागालैंड में ये फ्लो करती थी। उसके बाद फर्दर ये आपकी म्यांमार में एंटर हो जाती थी। और म्यांमार में जब ये एंटर हो जाती थी तो वहाँ की जो चिंडविन रिवर है उसके साथ कन्फ्रेंस हो जाती थी। फर्दर ये आपकी इरावदी रिवर जो कि म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है उसके साथ क्या कर जाती थी, मर्ज कर जाती थी। और इरावदी डॉल्फिन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि विच कंट्री वॉन द यूरोपियन सॉकर चैंपियनशिप टाइटल इन 2024, 2024 में जो आपका यूरोपियन सॉकर चैंपियनशिप है वो कौन से देश ने जीता है? तो ये हमने कहा था स्पेन दिया है। स्पेन वालों ने किसे पेन दिया है? इंग्लैंड वालों को। तो स्पेन ने किसे हराया है इसमें? इंग्लैंड को हराया है। और साथ ही साथ में अर्जेंटीना ने आपका 16th नंबर का कोपा अमेरिका टाइटल भी जीत लिया है। और उन्होंने किसे हराया है? कोलंबिया को। कोलंबिया को उन्होंने डिफीट किया है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन था, विच इंस्टीट्यूशन टीम वॉन द रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024, की जो हाल ही में आपका रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024 हुआ, उसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन जीता है? तो मैंने कहा था आप ऐसे याद कर सकते हो इसको कि जो आपकी निरमा यूनिवर्सिटी है उन्होंने इसे जीता है। निरमा यूनिवर्सिटी ने, निरमा डिटर्जेंट है ना, तो बस जो निरमा डिटर्जेंट है उसने सबको क्या कर दिया है, साफ कर दिया, धो दिया है। तो और वो खुद नंबर 1 पे आ गई है। तो ये क्वेश्चन किया था हमने। और उसमें हमने देखा था कि आपका जो ये DD रोबोकॉन है पूरा का पूरा, ये अब जिसने भी जीता है तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी फर्दर आपकी कहाँ पे, जो इंटरनेशनल लेवल का एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 होगा, जो कि कहाँ होगा आपका, क्वैंग नी, वियतनाम में होगा। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। ये आपने याद रखनी है। कैपिटल सबकी लर्न करनी है, जो जो भी कैपिटल्स हैं उनको लर्न करना है। जैसे यहाँ पे दी है इसकी कैपिटल, ये है आपका वियतनाम और इसकी कैपिटल है आपकी हनोई। और इसमें रनर अप कौन रहा?
जिसको निर्मा ने धोया था वो पिंपरी थी, उनकी पिंपरी निकाल दी थी उन्होंने, है ना। पिंपरी चिंचवाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे वो फर्स्ट रनर अप रही, और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे ये सेकंड रनर अप रही। अब आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द फोकस ऑफ द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। क्वेश्चन है कि एक साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट प्रोग्राम मतलब अभी लॉन्च किया गया है, तो उसका फोकस क्या है। तो उसका फोकस है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में रिसर्च को एनहांस करेंगे। तो ऑप्शन डी। अब इसको समझते हैं। ICAR's फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। ICAR का फाउंडेशन और टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट कर रहे थे न्यू दिल्ली के अंदर। ICAR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। द काउंसिल्स की इनिशिएटिव, फिर इस काउंसिल में कुछ इनिशिएटिव्स रखे गए। 100 डे में 100 वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, 100 डेज में 100 टेक्नोलॉजीज आपने तैयार करनी है, उनका यूज करना है, और एक साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट दिया जाएगा जिसके ऊपर वो काम करेंगे। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम विल इम्प्रूव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो बोला जा रहा है एक साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट प्रोग्राम क्या करेगा, जो एग्रीकल्चर की फील्ड में और एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में वो रिसर्च को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। At the beginning of the every year, the scientist or a group of scientists will have to identify the product, and the ICAR will map the scientist or the group's work. The scheme will work for 5 years. बोला जा रहा है जब ये स्टार्टिंग में ही बिगनिंग ऑफ द एवरी ईयर क्या होगा, जो साइंटिस्ट होंगे या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होंगे वो किसी एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, और जो ICAR वो पूरी मैपिंग करेगा, वो उनको क्या करेगा, पूरा ट्रैक करता रहेगा कि साइंटिस्ट कैसे काम कर रहे हैं, जो पूरा ग्रुप बना वो कैसे काम कर रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर। और ये स्कीम चलेगी आपके 5 सालों के लिए। दिस ईयर प्रायोरिटाइजिंग सीड्स हब फॉर हाई यील्डिंग ऑयल सीड्स एंड पल्सेस वैरायटीज। बोला जा रहा है इस साल जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो किसके ऊपर फोकस होगा, आपके ऑयल सीड के ऊपर एंड पल्सेस वैरायटीज के ऊपर फोकस रखा जाएगा, उनकी हाई यील्ड होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आपको पता होगा फॉर एग्जांपल पाम ऑयल के लिए हम बहुत ज्यादा पाम ऑयल हमारा कॉस्मेटिक्स में और काफी जगह यूज करते हैं, जिसको हम घर पे डालडा बोलते हैं, और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी उसका यूज किया जाता है। तो इंडोनेशिया मलेशिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है इसकी, तो हम वहां से इसको बहुत परचेज करते हैं। तो अब हमने बोला कि हम खुद इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे सनफ्लावर के सीड हो गए, आपके जितने भी कुछ खास सीड है इनके ऊपर हम खुद काम करेंगे और इनकी वैरायटी में क्या करेंगे, हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। The ICAR is also working to develop 100 new seed varieties and 100 farm technologies in 100 days as part of the सेंटर का जो 100 डे एक्शन प्लान है उसके अंदर बोला गया है कि 100 न्यू सीड वैरायटी और 100 फार्म टेक्नोलॉजीज 100 दिन के अंदर हम विकसित करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए ICAR बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ICAR है उसकी स्थापना कब हुई है, 16 जुलाई 1929 को हुई है, 16 जुलाई 1929 को हुई है। और डायरेक्टर कौन है ICAR के, हिमांशु पाठक। तो ये आपने लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 8, which city has recently achieved the world record for planting more than 1.1 million sapling in a single day। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा शहर बन गया है जिसने एक दिन के अंदर 11 करोड़ मतलब कि 1.1 मिलियन सैपलिंग मतलब प्लांट ही लगाई है एक दिन के अंदर। तो वो है आपका इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है, MP में। और आपको ये भी पता होगा कि जो क्लीनेस्ट सिटीज की वो निकलती है उसमें इंडिया की तरफ से इंदौर लगातार 7वें मतलब 7th नंबर पे लगातार 7वां नंबर 1 पे आया है। लेकिन इस बार ये हुआ, हाँ, सूरत ने बोला जो कि गुजरात में है कि हर बार तुम ही फर्स्ट नंबर पे आते हो, मैं भी कम नहीं रहूंगा। तो इस बार सूरत भी इंदौर के साथ नंबर 1 पे आया है सबसे क्लीन सिटी में। तो इंदौर है आपका। MP गवर्नमेंट प्लांट्स 11 लाख ट्रीज इन सिंगल डे, सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पे पिक्चर में। इंदौर ऑलरेडी द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया एंड द economic capital of Madhya Pradesh has now achieved the world record of planting more than 1.1 million saplings in a single day. The एक पेड़ माँ के नाम campaign was launched by PM Narendra Modi on 5th of June to mark World Environment Day. आप सबको पता है कि 2024 में जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, कब होता है, 5 जून को होता है। उस दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन लॉन्च किया था। तो बोल रहे हैं कि इसके अंडर ही इन्होंने इसके ऊपर काम किया है
और इस अंडर दिस ड्राइव अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ ट्रीज वर प्लांटेड अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग 55 मिलियन इन मध्य प्रदेश। बोलते पूरा रखा गया है कि आपका कम से कम 140 करोड़ ट्री क्या करने हैं, वो प्लांट करने हैं हमने पूरे देश में, जिसमें से आपकी 55 मिलियन मध्य प्रदेश में ही इन्होंने मतलब पूरा टारगेट रखा कि हम इतने कर देंगे। एमपी अकेला बोल रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड किसके नाम पे था? असम के नाम पे था, जो कि अब किसने अपने नाम कर लिया है? इंदौर ने, या अगर स्टेट पूछेंगे तो एमपी ने। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है। थीम आपको मतलब इसकी याद होनी चाहिए, थीम पूछी जाती है आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। हमारी जमीन है, हमारा फ्यूचर है, हमें क्या करना है, जो अपनी जनरेशन नेक्स्ट भी आएगी उनके लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखनी है, उसके लिए हमें अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, तो जनरेशन के लिए रिस्टोर करना है हमें। तो आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन डायरेक्ट थीम आती है, तो ये आपने लर्न करनी है। United Nations Assembly established World Environment Day in 1972, which was the first day of the Stockholm Conference on the Human Environment. यूनाइटेड नेशन असेंबली ने एस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को 1972 में, 1972 में, जो कि फर्स्ट डे था आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, और वहीं पे बोला गया कि हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया करेंगे। अब एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के बारे में देख लेते हैं। आपने ये फोटो बहुत वायरल हुई थी उस टाइम पे, मोदी जी ने जब ये एक पेड़ माँ के नाम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर इन्होंने ये आपका ट्री लगाया था, पीपल का ट्री लगाया था इन्होंने। और कहाँ पे लगाया था? ये लगाया था बुद्धा जयंती पार्क दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो बुद्धा जयंती पार्क है वहां पे इन्होंने पीपल का ट्री लगाया था। तो पूरी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है कि कहाँ पे लगाया था इन्होंने। ये लगाया था बुद्धा जयंती पार्क इन दिल्ली के अंदर। He urged the country to protect Mother Nature by making sustainable lifestyle choices and contributing in making our planet better. और इन्होंने साथ में क्या बोला, देश को जो प्रोटेक्ट, हमें क्या अपने मदर नेचर को प्रोटेक्ट करना है और अपनी जो लाइफस्टाइल जो चॉइसेस है उसको भी कैसे करना है, सस्टेनेबल बनाना है। विशाल सर आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है आपने? मैम मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपने अभी बताया कि जो पहली बार इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया? हाँ जी मैम रिपीट करना, वो लाइन कब मनाया गया पहली बार इन्वायरमेंट डे? ओके। जो यूनाइटेड नेशन असेंबली है उसने एस्टेब्लिश किया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को 1972 में। ओके मैम। हाँ जी लिख लिया आपने? एक मिनट। आपको आपने ऐसे लिखना है ना कि इन्होंने स्थापना की थी कि 1972 में हम क्या करेंगे, मतलब एस्टेब्लिश किया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाएंगे। लेकिन जो प्रॉपर वे में जब इसको मतलब सेलिब्रेट करना जो शुरू किया वो नेक्स्ट ईयर से किया। होता है ना, जिस साल एक बार डिक्लेरेशन होती है और नेक्स्ट ईयर से हम क्या करते हैं उसको सेलिब्रेट शुरू कर देते हैं। तो आप पूरा लिख लेना कि जो फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो सेलिब्रेट किया गया था 5 जून 1973 को। ओके मैम। फर्स्ट बार जो है वो 5 जून 1973 को। और उसकी थीम भी लिख लो, थीम क्या थी उसकी जो फर्स्ट टाइम हुआ था हमारा। तो फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ। हाँ जी थैंक यू मैम। ओके वेलकम। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अलायंस है, अलायंस होता है आपका गठबंधन, जो सीईओ क्लाइमेट लीडर्स के पूरा एक गठबंधन बनाया है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? तो वो है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया है, आपका अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब इसके बारे में समझते हैं। सुमंत सिन्हा जी, उन्हें बनाया गया है को चेयर ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस। ये जो पूरा अलायंस बनाया गया है, जो भी क्लाइमेट लीडर हैं आपके उनके सभी के सीईओ को इकट्ठे करके एक अलायंस बनाया गया, गठबंधन बनाया है। और उसका हेड या चेयर कौन करेंगे? उसको सुमंत सिन्हा जी करेंगे। मिस्टर सुमंत सिन्हा, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रीन्यू। जो सुमंत सिन्हा जी है जिन्हें इसको को चेयर करेंगे आपके क्लाइमेट लीडर्स अलायंस को, तो वो ऑलरेडी चेयरमैन एंड सीईओ है रिन्यू के। देखो रिन्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपनी, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में
आपके बहुत ज्यादा मात्रा में जो कार्बन एमिशन को है कम किया हुआ है। तो अब इन्हीं को बोला आपने इतना अच्छा काम किया है तो आप ही को हम बनाते हैं आपका सीईओ क्लाइमेट लीडर अलायंस का सीईओ को चेयर करेंगे, आप ही चेयर बनो, मतलब से चेयरमैन आप बनोगे। बोला ठीक है। द लार्जेस्ट सीईओ लीड क्लाइमेट अलायंस इन द वर्ल्ड एंड अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये हैं आपके सुमन सिन्हा जी जो कि फाउंडर एंड सीईओ है रीन्यू पावर की। इट इंक्लूड्स 130 CEOs फ्रॉम 12 इंडस्ट्री। हमने पढ़ा ना कि अलायंस है पूरा का पूरा ये आपका जो डिफरेंट इसके इंडस्ट्रीज के हैं, तो इसमें आएंगे आपके टोटल 130 CEOs एंड वो कितनी इंडस्ट्री से होंगे 12 इंडस्ट्रीज से। और ये रिप्रेजेंट करते हैं $4 ट्रिलियन रेवेन्यू को एंड 5.2 गीगाटन ऑफ कार्बन एमिशन। मतलब ये जो 12 इंडस्ट्री है यहाँ से कितना रेवेन्यू आता है टोटल $4 ट्रिलियन और कार्बन एमिशन कितना करते हैं ये 5.2 गीगाटन। लेकिन रीन्यू जिसके आपके फाउंडर सीईओ सुमन सिन्हा जी हैं उन्होंने सक्सेसफुली मिटिगेट किया है 21 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन को 2 सालों के अंदर। मतलब कि जो पिछले 2 साल है उसमें उन्होंने 21 मिलियन टन कार्बन एमिशन को कम किया है। मिटिगेट होता है कम करना। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या किया होगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस किया होगा, रीन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया होगा। जब भी हम रीन्यूएबल वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन आते हैं, सन आता है ना, तभी हम सोलर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब समझ लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंक टैंक बेस्ड इन कोलगनी कैंटन ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड। जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक इंटरनेशनल एडवोकेसी है, एक एनजीओ है आपका, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक थिंक टैंक है। ये विचार विमर्श करता है जो भी आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड या कोई भी जो भी इसके अंडर जिनके ऊपर ये एडवाइस देता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये कोलगनी कैंटन ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इट वॉज फाउंड ऑन, अब इसका फाउंडेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1971, 24 जनवरी 1971 को इसको फाउंड किया गया था। किसके द्वारा, एक जर्मन इंजीनियर थे क्लॉज श्वाब। तो क्लॉज श्वाब ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके फाउंडर कौन है, तो वो है आपके जर्मन इंजीनियर क्लॉज श्वाब। और कब किया था, 24 जनवरी 1971 को, 24 जनवरी 1971। World Economic Forum is holding its annual meeting from 15th January to 19th January 2024 in Davos, Switzerland। तो पिछले साल ये 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में हुई थी आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग। कहाँ पे हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, आपको 4 दे दी जाएगी, यूनेस्को दे दिया जाएगा, ब्रिक्स दे दिया जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे दिया जाएगा, WHO दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपको दे दी जाएगी उनकी ईयर, कब वो एस्टेब्लिश हुए थे, फिर आपको बोला जाएगा इनको मैच कर दो। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा, या तो उनके हेडक्वार्टर्स दे दिए जाएंगे फिर उनको मैच करिए, या फिर आपसे उनके क्या दिए जाएंगे, जहाँ पे वो 2024 में अगर एग्जाम हो रहा है तो 2024 या फिर 23 का कि कहाँ पे उनकी मीटिंग हुई अभी हाल ही में, और वो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कहाँ हुई, ब्रिक्स की कहाँ पे हुई, है ना, ऐसे से करके। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कहाँ हुई है, दावोस स्विट्जरलैंड में। मेजर रिपोर्ट, अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो पब्लिश की जाती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, हम हर साल रैंक्स पढ़ते हैं, है ना, इंडेक्स पढ़ते हैं हम लोग कि इस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा या नंबर 1 पे कौन रहा। तो उसी तरीके से ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ग्लोबल लेवल पे कंट्रियों को असेस करके कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, उनके बीच में कितना अच्छा काम चल रहा है हर तरह से, तो उसके लिए ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है। कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी आपकी पूरी ग्लोबल लेवल पे आती है। तो ग्लोबल लेवल पे किस कंट्री का जेंडर गैप रिपोर्ट क्या रही, नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से, तो इसे भी कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक सेकेंड, फिर आपका है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये भी देखा जाता है, तो इससे भी कौन, इसकी रिपोर्ट भी कौन रिलीज करता है, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, इसे भी कौन करता है रिलीज? आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये आपने लर्न करने हैं, ग्लोबल लेवल के हैं। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। अच्छा, इसको याद करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए कुछ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है ना, इकोनॉमिक फॉर्म है। तो इकोनॉमी में आजकल कंपटीशन चला है, हम लोग बहुत तेजी के साथ अपनी इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो कर रहे हैं तो बहुत कंपिटिटिवनेस हम मतलब क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ग्लोबल कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया। दूसरा, हमारी एनर्जी में भी हम बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ट्रांजिशन कर रहे हैं, रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया। दूसरा, हम बोल रहे हैं अगर आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हो, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म बोल रहा है कि सब देशों को अगर आप अपनी इकोनॉमी बूस्ट करना चाहते हो तो ये जेंडर गैप को खत्म करो, मेल फीमेल को इक्वल प्रायोरिटी दो। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया। दूसरा दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म बोल रहा है कि आपका जो ग्लोबल लेवल है वो बहुत रिस्क में पड़ रहा है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। फिर ट्रैवल और टूरिज्म के भी बारे में बात कर रहा है कि ग्लोबल लेवल पे घूमो, सब देशों के साथ एक अच्छा वो बनाइए, एक दूसरे की इकोनॉमी को बूस्ट करिए, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म बोल रहा है तो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। कुछ भी ऐसे करके जो भी आपके माइंड में आता है ऐसे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो, क्योंकि इतना कुछ याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता इतना याद। बस ये होता है कि अगर आप ट्रिक्स के थ्रू याद करोगे तो थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप बार बार बोलोगे ना उस चीज को, बार बार रिपीट करोगे, तो फिर आपको बिना ट्रिक के भी वो याद हो जाएगा। वो डिपेंड करता है रिवीजन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन।